कैन वी स्टार्ट? कुछ याद है कहाँ थे हम, क्या चल रहा था? इकॉनॉमिक्स मधलं काहीतरी चालू होतं एवढं आठवतंय. बिजनेस इकोनॉमिक्स के फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करे थे ना हम. नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स याद है? हमने डिस्कस करा था बिजनेस. सॉरी गाइस, चलो. वी हैव डिस्कस कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इज साइंस. एक और पॉइंट हमने डिस्कस किया था, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज आर्ट. Why it is said it is science? It is a systematic body of knowledge जहां पे हम स्टडी करेंगे कि एक पर्टिकुलर अगर एक्टिविटी हो रही है तो उसका इंपैक्ट क्या होगा. जैसे आपने लॉ ऑफ डिमांड में स्टडी किया था कि अगर हम प्राइस इंक्रीज करेंगे तो पक्का डिमांड कम आएगा, राइट? अगर हम प्राइस डिक्रीज करेंगे तो कंफर्म डिमांड इंक्रीज होगा. तो अगर एक कोई कॉज हो रहा है तो इसका इफेक्ट क्या होगा ये हमें पता है. इट इज अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, राइट? एंड ये जो नॉलेज है वो आप बिजनेस में कैसे अप्लाई करके डिसीजन लोगे, दैट इज योर आर्ट. सो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी एन आर्ट, राइट? हमने एक और दो पॉइंट देखे थे. बिजनेस इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स बट इट इनकॉर्पोरेट्स एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो एनालिसिस ऑल्सो. तो हमने डिस्कस करा था कि जब हम बिजनेस कर रहे हैं तो लॉट्स ऑफ इंटरनल डिसीजंस हमें लेना है कि अपना कॉम्पिटिटर कौन होगा, सप्लायर कौन है, प्राइसिंग डिसीजन क्या होना चाहिए, देन बैंक से फाइनेंस कितना लेंगे, एम्प्लॉयज कितने अपॉइंट करेंगे, स्किल्ड एम्प्लॉयज कितने होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये सारे जो इंटरनल डिसीजंस है, इट इज अ पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, राइट? सो देयरफॉर इट इज सेड बिजनेस इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की. लेकिन जब हम एक बिजनेस रिलेटेड डिसीजन ले रहे हैं तो क्या एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो भी हो रहे हैं उनका इंपैक्ट यहाँ पे होगा. सपोज मैं ईपीआई एज ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर कर रहा हूँ तो मुझे बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं, यानी कि एम्प्लॉयज कौन कौन अपॉइंट करना है, राइट? देन ये इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे लेना है, देन से नोट्स के लिए जो जेरोक्स या जो भी प्रिंटिंग वेंडर है उनके साथ एग्रीमेंट कैसे होगा. ये सारे इंटरनल जो डिसीजंस है ये क्या है, मेरे माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है. प्राइसिंग डिसीजन, फीस क्या रखना है, बैच का ड्यूरेशन क्या है, ये सारे इंटरनल इश्यूज है, दैट विल बी अ पार्ट ऑफ माइक्रो. लेकिन जब मैं ये बिजनेस कर रहा हूं क्या मेरे डिसीजंस एनवायरमेंटल फैक्टर से इन्फ्लुएंस होंगे कि नहीं होंगे? डेफिनेटली होंगे. जैसे फॉर एग्जांपल सपोज कोविड की वजह से गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि लॉकडाउन लग गया, ठीक है? तो क्या इसका इंपैक्ट मेरे बिजनेस पे होगा? डेफिनेटली होगा. अब मैं ऑफलाइन क्लास नहीं ले सकता, राइट? और अगर हम कोई दूसरा बिजनेस एक्टिविटी कंसिडर करें, मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा, ओके. इन्फ्लेशन रेट, क्या इन्फ्लेशन का इंपैक्ट मेरे बिजनेस पे होगा? प्राइसिंग डिसीजन पे होगा, राइट? से वॉर हो रहा है, अब वॉर का इंपैक्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे होगा या नहीं होगा? डेफिनेटली होगा. एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं हाउ इट इंपैक्ट्स. से रशिया यूक्रेन का जब वॉर हुआ आपको पता है पेट्रोल की प्राइसेस सर्ज हुए थे. पेट्रोल की प्राइसेस ऑलमोस्ट 5-10 रुपीज से इंक्रीज हुआ था. क्यों? क्योंकि मेजरली जो हम फ्यूल इंपोर्ट करते हैं वो रशिया से इंपोर्ट करते हैं, राइट? एंड अगर रशिया एंड यूक्रेन का वॉर चल रहा है तो रशिया की इकोनॉमी पे प्रॉब्लम आएगा एंड बिकॉज ऑफ दैट द प्रोडक्ट विच दे आर एक्सपोर्टिंग विल बिकम मोर कॉस्टलियर, राइट? तो वॉर का इंपैक्ट अपने बिजनेस पे कैसे हो रहा है? सपोज अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है? महाराष्ट्र में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, अपना कस्टमर है दिल्ली में, ओके. तो यहां से हम गुड्स भिजवा रहे हैं बाय ट्रांसपोर्टेशन. एंड अर्लियर पेट्रोल और डीजल विच वाज अवेलेबल से एट 95, नाउ इट इज अवेलेबल एट से 105 पर लीटर, ओके. तो क्या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मेरी इंक्रीज होगी या नहीं होगी? डेफिनेटली इंक्रीज होगी, ह्यूज अमाउंट से इंक्रीज होगी. एंड उसका इंपैक्ट ओवरऑल इन्फ्लेशन बिजनेस डिसीजंस पे भी होगा. अब मुझे प्राइसिंग चेंज करना होगा, राइट? पहले जो प्राइस पे मैं सेल कर रहा था मेरा प्रोडक्ट, अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज होने की वजह से आई विल बी इंक्रीजिंग द प्राइसेस, साथ ही साथ मेरे रॉ मटेरियल के भी प्राइसेस इंक्रीज होंगे. इजंट इट राइट? तो यहाँ पे ये जो वॉर का इंपैक्ट है मेरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे एडवर्सली अफेक्ट हो रहा है, ओके. ऑन द कॉन्ट्ररी वॉर का इंपैक्ट आपके बिजनेस में पॉजिटिव भी हो सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक क्लाइंट था, उनका ऑयल का होलसेल का बिजनेस था, ओके. जो अपने रेगुलर डे टू डे यूज में ऑयल जो लगता है ना फॉर कुकिंग पर्पस, उनका होलसेल का बिजनेस था. एंड जैसे कि मैंने कहा पेट्रोलियम सारे प्रोडक्ट्स मेजरली हम इंपोर्ट करते हैं रशिया से, ओके. एंड
2016-17 से रशिया यूक्रेन के बीच में टेंशन तो शुरू था, ओके, एंड ये मोटा मोटी पता था कि कमिंग 1 मंथ 2 मंथ और 3 मंथ रशिया अटैक करेगा यूक्रेन पे, ओके, मतलब ये एक न्यूज थी कि आने वाले दिनों में ये वॉर तो इनएविटेबल है, मतलब कंफर्म होगा। तो मेरा जो क्लाइंट था उसको पता था कि अगर वॉर हो तो ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज होंगे, ओके, तो उन्होंने क्या किया, एक गोडाउन रेंट पे लिया, ओके, नॉर्मली जितना उनका सेल हो रहा था उतना उन्होंने परचेस करके रखा था, उतना उनके पास गोडाउन था, लेकिन बेस्ड ऑन दिस नॉलेज उन्होंने क्या किया कि आगे जाके वॉर होने वाला है, उन्होंने एक गोडाउन रेंट पे लिया जिसका बल्क अमाउंट रेंट था, ओके, एंड एकदम बल्क से परचेस कर लिया, ओके, सपोजिंग ऑयल का जो पर कैन वगैरह जो होता है वट एवर इट इज, से दैट टाइम इट वाज एट 400, तो 400 प्राइस पे ह्यूज ऑर्डर उन्हें बल्क में परचेस कर रखा, ओके, एंड जैसे कि एक्सपेक्टेशन था कि आने वाले 3 मंथ 4 मंथ में वॉर होने वाला है, तो दैट एक्चुअली अपन रशिया ने यूक्रेन पे वॉर या अटैक किया, ओके, and then within 5 months this price which was say 400 that increased up to 700 almost, and this is the fact I am telling कि ये actual price नहीं, लेकिन almost 1.5 टाइम से प्राइस इंक्रीज हुए थे, ओके, अब 700 रुपए में प्राइस जो अवेलेबल था मार्केट में, लोग कितने में सेल कर रहे थे, 700 रुपए में सेल कर रहे थे। अब ये जो मेरा जो क्लाइंट था ही वाज एबल टू सेल एट 650 क्योंकि उसका ऑलरेडी 400 रुपीज के प्राइस से परचेस बल्क में कर रखा था उसने, तो मार्केट में जो बाकी के लोग 700 में सेल कर रहा है वो 650 में सेल कर रहा है, एंड यहाँ पे भी वो ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न कर रहा है, ओके, तो बेसिकली व्हाट आई वांट टू हाईलाइट इज कि जो एक्सटर्नल फैक्टर है आपके बिजनेस डिसीजन मेकिंग में इन्फ्लुएंस करते हैं, ओके, देयरफॉर इट वाज सेड कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इनकॉर्पोरेट्स द मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस एज वेल। हैव यू अंडरस्टूड? यहां तक की कहानी हमने डिस्कस करी थी। शैल वी प्रोसीड फर्दर? वन मोर पॉइंट, ये जो चैप्टर है उसकी मैंने एक समरी नोट्स बनाए हुए, ओके, जो नॉर्मली मैं डिक्टेट करता हूं क्लास में, बट देन यू टेल मी कि शुड वी राइट ओवर हियर, और अगर मैं उसका पीडीएफ शेयर करूं तो यू कैन राइट, व्हाट टू डू? हाँ, बेटर इट वुड बी कि मैं पीडीएफ शेयर करूं उस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट का, तो इससे क्या होगा, जब आप खुद से लिखोगे तो विल थिंक ऑन इट एंड दैट विल बी डेफिनेटली हेल्पिंग फॉर एमसीक्यू, ओके। तो मैंने टेलीग्राम का ग्रुप तो बनाया, उसमें सारे नंबर्स हमने ऐड नहीं किया अब तक, मेरे ख्याल से किसी का नंबर ऐड नहीं किया तो टुडे विल ऐड दोस नंबर्स, एंड इन दैट फर्स्ट चैप्टर का मैं पीडीएफ शेयर करता हूं आपको, ओके, जो समरी नोट्स है। तो आपको क्या करना है, आपको भी एक समरी बुक डालनी है एंड वो समरी नोट्स आपको बनाने हैं, ओके, एंड उसमें मैं ये फर्स्ट चैप्टर का जो एक्चुअल नोट्स है, थियरी नोट्स, वो भी शेयर करूंगा। सो टाइम बिंग जब तक आपको एक प्रिंटेड बुक नहीं मिलती, आप इसमें से रीड कर सकते हो, ओके। चलो, तो वी हैड डिस्कस दिस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट। नाउ फिफ्थ पॉइंट, it is related to further topics. Business economics uses theory of market and private enterprise. It largely uses the theory of market and private enterprise. It uses the theory of firm and resource allocation in backdrop of private enterprise economy. अब इसके बारे में बहुत अच्छे से आप आगे जाके जानोगे कि मार्केट रिलेटेड कौन से मार्केट रिलेटेड कंसेप्ट्स है, इनफैक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल कौन से टाइप्स ऑफ मार्केट है। मुझे लगता है ये तो आपने स्टडी किया रहेगा, व्हाट ऑल टाइप्स ऑफ मार्केट्स आर देयर, आपने स्टडी किया क्या क्या टाइप्स है मार्केट के? मोनोपोली, एक मोनोपोली है, ओलिगोपोली, देन मोनोपोलिस्ट, किसी ने कहा ना, मोनोपोलिस्ट, एग्जैक्टली, देन परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, राइट। तो दीज आर बेसिक टाइप्स, ये आपने स्टडी किया रहेगा। इसके अलावा और भी देयर आर सम टाइप्स, बट ये बेसिक टाइप है, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, मोनोपोली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक मार्केट एंड ओलिगोपोली, जो आपके सिलेबस में है, ओके। तो डिपेंडिंग अपॉन दिस मार्केट, प्राइस कैसे डिटरमाइन करना है, आउटपुट कैसे डिटरमाइन करना है, ये भी हमें बिजनेस इकोनॉमिक्स सिखाएगा, ओके। तो जो आपके सिलेबस का चैप्टर नंबर 4 है, उसमें हम डिटेल में चर्चा करने वाले कि अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट आपको प्राइस कैसे डिटरमाइन करनी है, आउटपुट कितना सेल करना है मार्केट में। जैसे कि मैंने कहा था कि आपने अर्लियर जो स्टडी किया रहेगा ये टाइप्स ऑफ मार्केट, उसमें अपने फीचर्स देखे रहेंगे, जैसे आप इफ यू रिमेंबर परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट,
लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, प्राइस टेकर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। यहाँ पे हम बिजनेस के पर्सपेक्टिव से स्टडी करेंगे कि अगर परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट है तो प्राइस क्या होनी चाहिए, आउटपुट कितना यूनिट सेल करना चाहिए, बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर्स। ओके, तो ये जो थ्योरी ऑफ मार्केट रिलेटेड है ये आगे जाके आपको समझ में आएगा। फिलहाल बस इतना समझिए, बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द थ्योरी ऑफ मार्केट एंड प्राइवेट एंटरप्राइज। प्राइवेट एंटरप्राइज मतलब हम बात कर रहे हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की, जहां पे एक एक एंटरप्राइज खुद के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ओन कर सकता है। ओके, तो ये भी अगेन नेक्स्ट यूनिट में चर्चा करने वाले हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, डू यू नो कैपिटलिस्ट क्या होता है, सोशलिस्ट क्या होता है? तो कैपिटलिस्ट क्या होता है? स्टडी किया आपने? तो टेल मी कैपिटलिस्ट क्या होता है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, यानी इंडिया कौन सी इकोनॉमी फॉलो करता है, कैपिटलिस्ट, सोशल और सॉरी सोशलिस्ट और मिक्स्ड? मिक्स्ड, एग्जैक्टली, वी आर फॉलोइंग मिक्स्ड इकोनॉमी। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है? सिंपल वर्ड्स में याद रखते हैं, सब फ्रीडम है, सब कुछ फ्रीडम है। मतलब गवर्नमेंट आपके बिजनेस डिसीजंस में इंटरफेयर नहीं करता। से ये बिल्डिंग मेरी है, ओके, कैन आई से दिस इज माय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दिस विल बी कमिंग अंडर पार्ट ऑफ लैंड ओनली, राइट। तो यहाँ पे क्या बिजनेस करना है ये मेरा डिसीजन होगा, राइट। यहाँ पे मुझे कोचिंग एकेडमी रन करनी है, या मुझे प्रैक्टिस रिलेटेड कोई ऑफिस स्टार्ट करना है, या मुझे डिस्कोथेक बनाना है, ये मेरा डिसीजन है, राइट। क्या गवर्नमेंट यहाँ पे आकर के इंटरफेयर करेगा? नहीं। हाँ, सब केसेस में इंटरफेयर कर सकता है। अगर मैं यहाँ पे बॉम्ब बनाऊं तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगा, राइट। बट मोस्ट ऑफ द केसेस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगा। मतलब फ्रीडम रहेगा लोगों के पास कि आप आपका डिसीजन ले सकते हो, राइट। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसके होंगे? आप ही के होंगे, आप ओन कर सकते हो। सोशलिस्ट इसका एग्जैक्टली उल्टा है। यहाँ पे फॉर एवरी सेक्टर्स और एवरी नाउ एंड देन गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगा कि यहाँ पे आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ओके, अगर ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है तो मुझे गवर्नमेंट बताएगा कि यहाँ पे मैं बस ये एक टाइप का बिजनेस कर सकता हूँ, बाकी का बिजनेस कर नहीं सकता। ओके, मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विल बी ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ओनली। इनफैक्ट अपने पास इंडिपेंडेंसी नहीं होगा कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ओन करे। मेजॉरिटी सेक्टर्स किसके पास होंगे? गवर्नमेंट के पास होंगे। हार्डली एक दो सेक्टर्स होंगे जो प्राइवेट लोगों के पास बिजनेस करने के लिए अलाउड होगा। अपनी इकोनॉमी जो है वो भी टू सम एक्सटेंट सोशलिस्ट ही थी 1991 तक, राइट। 1991 तक वी वर फॉलोइंग मोर ऑफ द सोशलिस्ट फिनोमिना ओनली। ओके, आगे जाके हमने लिबरलाइज किया, राइट। आज के डेट में प्योरली सोशलिस्ट कोई नहीं है, लेकिन मेजरली सोशलिस्ट कौन सा है देश? अगर हम कैपिटलिस्ट की बात करें तो यूएसए, जापान कैपिटलिस्ट है, राइट। सोशलिस्ट चाइना टू सम एक्सटेंट, नॉर्थ कोरिया, स्पेसिफिकली नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया में इतना प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्थ कोरिया में पता है आपको रिस्ट्रिक्शन किस हद तक है? नॉर्थ कोरिया में जो उसका रूलर है किम जोंग, कुछ ऐसा नाम है, हाँ, तो इतना डोमिनेशन है उसका कि एक तो बहुत कम सेक्टर्स है, यानी कि आपके लिए रिटेल सेक्टर है ना, एक दो बिजनेस है जो आप खुद से कर सकते हो, बाकी सारे सेक्टर्स गवर्नमेंट के कंट्रोल में। ओके, एंड वहां पे सपोज आपको हेयर कट लेना है तो गवर्नमेंट ने दो तीन हेयर कट प्रिस्क्राइब किया हुआ है, कंपलसरी वही हेयर कट अलाउड है, तीसरा कोई अलाउड ही नहीं है। ओके, आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई एक वर्ड भी यूज नहीं कर सकते, अगर करते हो तो पनिशमेंट डायरेक्टली शूट कर देते, इस हद तक है। टेलीविजन चैनल्स पे हार्डली दो तीन चैनल से आते हैं, वो भी एंटरटेनमेंट के नहीं है, उसमें सिर्फ पूरे दिन में सिर्फ 1 आवर का एंटरटेनमेंट होता है, बाकी का रिमेनिंग पूरा दिन बस यही होता है कि गवर्नमेंट आपके लिए कितना अच्छा क्या क्या कर रहा है। ओके, एंड नंबर ऑफ एक्टिविटीज रिस्ट्रिक्शंस आर देयर। ड्रेस कोड भी गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया है। हाइट की बात तो मेरे ख्याल से 1 साल के पहले किम जॉन का जो फादर थे वो गुजर गए थे, तो पूरे कंट्री में उन्होंने ये किया था कि फॉर द नेक्स्ट 7 डेज कोई हंसेगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। पब्लिक प्लेस पे कोई अगर हंसता हुआ दिखाई दे तो उसको डायरेक्टली पकड़ करके जेल में डाल देते, एंड सीवियर पनिशमेंट थी। ओके, तो दिस लेवल तक वहां पे गवर्नमेंट का कंट्रोल है। और भी बहुत सारे पॉइंट्स है, आगे जाकर डिस्कस करेंगे। तो दैट इज अ मोर सोशलिस्ट टाइप ऑफ इकोनॉमी। मिक्स मतलब क्या? सम सेक्टर्स आर विद गवर्नमेंट, सम सेक्टर्स आर विद से प्राइवेट। जैसे कि अपने एग्जांपल में डिफेंस तो हर कंट्री का गवर्नमेंट के पास होता है। रेलवे में आप बिजनेस कर सकते हो, नहीं, गवर्नमेंट का ही कंट्रोल है, बट अदर सेक्टर्स प्राइवेट ओनरशिप है। तो सम सेक्टर्स गवर्नमेंट कहता है कि आपको जो करना है करो, सम सेक्टर्स गवर्नमेंट कहता है कि हमारे पास ही कंट्रोल रहेगा। तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स हमें सिखाएगा प्राइवेट एंटरप्राइज इकोनॉमी के बारे में, ओके, यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में,
इंडिविजुअल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ओके, सिक्स्थ पॉइंट, प्रैग्मेटिक इन अप्रोच। ये प्रैग्मेटिक क्या होता है? इसका मीनिंग है रियलिस्टिक इन अप्रोच। प्रैग्मेटिक का मीनिंग क्या है? रियलिस्टिक इन अप्रोच। अब देखिए, इकोनॉमिक्स आपने स्टडी किया है, राइट? लॉ ऑफ डिमांड स्टडी किया है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टडी किया हुआ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे लॉ आपने स्टडी किए। हर एक लॉ डिपेंड करता था अजम्पशन के बेसिस पे, इज इट राइट? अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई कब होगा? आप कंटिन्यूअस कंजम्पशन कर रहे हो, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल, डू यू रिमेंबर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? आपने स्टडी किया हुआ है, याद है? कुछ सुना सुना ऐसा तो लग रहा है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या था वो लॉ? कि अगर आप कंटिन्यूअसली एक एक करके प्रोडक्ट कंज्यूम करेंगे तो यूटिलिटी कम कम होती जाएगी, राइट? तो वहां पे अजम्पशन क्या था कि आप कंटिन्यूअस कंजम्पशन करोगे, एक के बाद एक इमीडिएटली कंटिन्यूअस कंजम्पशन करोगे, तो ये अनरियलिस्टिक अजम्पशन है, बराबर है कि नहीं, राइट? सिमिलरली लॉ ऑफ डिमांड आपने स्टडी किया है। लॉ ऑफ डिमांड स्टार्ट ही होता है सेटेरिस पैरिबस से। सेटेरिस पैरिबस मतलब क्या? वी आर अज्यूमिंग अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, राइट? कि जब प्राइस इंक्रीज हो रही है, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? डिमांड डिक्रीज होगा। लेकिन ये भी फैक्ट है कि जब प्राइस इंक्रीज हो रही है, हो सकता है कि आपका इनकम भी इंक्रीज हो रहा है, एंड अगर इनकम इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड भी राइज हो रहा है, राइट? लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि इनकम राइज नहीं होगा, मतलब बाकी के सारे फैक्टर्स क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे, ये मान के चल रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स के जो लॉज है वो सारे अनरियलिस्टिक अजम्पशन के बेसिस पे, राइट? लेकिन जब आप बिजनेस कर रहे हो, क्या आपका बिजनेस का डिसीजन कुछ ये अनरियलिस्टिक अजम्पशन है उसके बेसिस पे लेकर के आप बिजनेस डिसीजन ले सकते हो क्या? क्या हमें लॉ ऑफ लॉ ऑफ डिमांड ने पढ़ाया था कि प्राइस जब इंक्रीज करेंगे डिमांड कम आएगा, राइट? प्राइस जब कम करेंगे डिमांड बढ़ेगा, ये लॉ ऑफ डिमांड ने हमें पढ़ाया। तो इसके बेसिस पे मैंने बिजनेस में डिसीजन लिया कि मैं प्राइस कम करूं, तो डिमांड बढ़ना चाहिए था। हो सकता है कि डिमांड कम हो, और भी बहुत सारे एक्सेप्शन देखे होंगे आपने लॉ ऑफ डिमांड में, राइट? तो क्या सिर्फ वो लॉ के बेसिस पे, अनरियलिस्टिक अजम्पशन के बेसिस पे मैं डिसीजन ले सकता हूं? नहीं। जब मैं बिजनेस कर रहा हूं, I'll be more realistically taking decisions. I cannot take decisions on any unrealistic assumptions. तो इसीलिए कहा जाता है कि इकोनॉमिक्स अनरियलिस्टिक assumption पे डिपेंड कर सकता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स अनरियलिस्टिक assumption के बेसिस पे डिपेंड नहीं कर सकता. So it is more in realistic approach. It is pragmatic in approach means it is more realistic in approach. Okay? देखिए क्या दिया हुआ है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज एब्स्ट्रैक्ट एंड प्योरली थियोरेटिकल and analyzes economic phenomena under unrealistic assumptions. In contrast, business economics is pragmatic in its approach as it tackles practical problems which a firm faces in real world. तो बिजनेस इकोनॉमिक्स सिंपल वर्ड में क्या याद रखना है? इट इज रियलिस्टिक इन अप्रोच, ओके? इट इज इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर। मतलब क्या? बिजनेस इकोनॉमिक्स बहुत सारे अदर सेक्टर्स, डिसिप्लिन मतलब यहां पे हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट्स की, डिसिप्लिन मतलब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स की। तो इकोनॉमिक्स जो है बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे कि मुझे कोई बिजनेस इकोनॉमिक्स का डिसीजन लेना है तो स्टैटिस्टिक्स के बहुत सारे कंसेप्ट मेरे काम में आएंगे, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल अपनी एक कंपनी है से रिलायंस इंडस्ट्रीज, एंड हमें प्रोजेक्शन करना है कि नेक्स्ट ईयर में सेल्स कितना होगा, हमें अंदाजा लगाना है कि नेक्स्ट ईयर में सेल्स कितना होगा, डिमांड कितना एक्सपेक्टेड है। तो हम क्या करेंगे? बेस्ड ऑन पास्ट ईयर्स से सेल्स डेटा लेंगे, से present in one tabulated form year, sales in units, in rupees, and say 2018, 19, 20, 21, 22 इनका सेल्स का डेटा लेंगे हम, right? So what we are doing is this data we are presenting in one tabulated form, is it right? And इसके बेसिस पे क्या करेंगे? Graphically will present, say the graph is something like this, okay, till this 22. अब एक ट्रेंड समझ में आएगा हमें कि इस पैटर्न में ग्रो कर रहा है, तो इसके बेसिस पे 23 का हम प्रोजेक्शन जस्ट ये ट्रेंड एक्सटेंड करके अंदाजा लगा सकते हैं कि 23 में सेल कितना एक्सपेक्टेड है। कुछ समझ में आ रहा है? अब ये जो टेबल, ये जो ग्राफ, ये हमें कौन सिखाएगा? ये स्टैटिस्टिक्स सिखाएगा कि किस तरह से टेबल करना है, किस तरह से ग्राफ बनाने हैं। आपके सिलेबस में भी है,
जो मैथमेटिक्स में जो आपका थर्ड पार्ट है स्टैटिस्टिक्स, उसमें हम सीखेंगे कि ग्राफ कैसे बनाने हैं, ये टेबल कैसे बनाने हैं। ओके, तो बेसिकली बिजनेस इकोनॉमिक्स डिसीजन के लिए किसका यूज कर रहा है, स्टैटिस्टिक्स का यूज कर रहा है। अब ये जो डेटा है ये कहाँ से मिलेगा, ये अकाउंट से मिलेगा, राइट। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स अकाउंट्स स्टैट्स मैथ्स ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, देयरफॉर इट इज सेड इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर, मतलब दूसरे दूसरे सब्जेक्ट्स के ऊपर ये डिपेंडेंट है। ओके, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज इंटरडिसिप्लिनरी नेचर एज इट इनकॉर्पोरेट्स टूल्स फ्रॉम अदर डिसिप्लिन्स, डिसिप्लिन्स माने यहाँ पे सब्जेक्ट, सच एज मैथमेटिक्स, ऑपरेशन रिसर्च। ऑपरेशन रिसर्च करके एक सब्जेक्ट है जहां पे सर्वे रिलेटेड बहुत सारा नॉलेज सिखाया जाता है। ओके, मैनेजमेंट थियरी, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, फाइनेंस, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमेट्रिक्स, इट इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स ओनली। ओके, तो ये डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स है जिसका नॉलेज हम बिजनेस इकोनॉमिक्स में यूज करेंगे। ओके, एंड ये लास्ट जो पॉइंट है नॉर्मेटिव नेचर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर मेनी टाइम्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ओके, आई कैन से ये जो चैप्टर नंबर 1 में से यूनिट फर्स्ट है उसमें 90% पॉसिबिलिटी है नॉर्मेटिव पे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, एक या दो क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएगा। एंड क्वेश्चन किस तरह से आते हैं वो समझते हैं, पहले मीनिंग समझते हैं। जब भी हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, किसी कोई भी साइंस फैक्ट की बात कर रहे हैं, तो देयर कैन बी टू पॉसिबिलिटीज। वन, इट कैन बी पॉजिटिव स्टेटमेंट, जब हम कोई स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं या साइंस की बात कर रहे हैं या फैक्ट की बात कर रहे हैं, इट कैन बी पॉजिटिव स्टेटमेंट, इट कैन बी नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। अब ये दोनों का मीनिंग अच्छे से समझिए। आर यू ऑल विथ मी 100%? राइट, फिजिकली एज वेल एज मेंटली। फिजिकली तो मुझे दिखाई दे रहा है, मेंटली आई एम अज्यूमिंग कि यू आर हियर। ओके, एज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अच्छे से समझो इसको। पॉजिटिव स्टेटमेंट मतलब क्या होता है? पॉजिटिव स्टेटमेंट हमें यह बताता है कि व्हाट इज मतलब एक्चुअल में सिनारियो क्या है, यह हमें पॉजिटिव स्टेटमेंट बना। नॉर्मेटिव स्टेटमेंट व्हाट ऑट टू बी, मतलब क्या करना चाहिए, यह हमें नॉर्मेटिव स्टेटमेंट बताता है। से कोई अगर फैक्ट हो तो एज इट इज जब हम फैक्ट मेंशन कर रहे हैं तो दैट इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। नॉर्मेटिव मतलब ये फैक्ट के बेसिस पे क्या करना चाहिए, ये हमें नॉर्मेटिव स्टेटमेंट बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई से कि सीए कोर्स इज अ डिफिकल्ट कोर्स, ये पॉजिटिव है नॉर्मेटिव है? पॉजिटिव है, क्या है वो बताए। मैंने आगे जाके कहा कि to pass CA foundation examination consistently daily you have to study for 8 hours। अब क्या करना चाहिए मैं बता रहा हूं। तो दिस स्टेटमेंट इज नॉर्मेटिव और पॉजिटिव? दिस स्टेटमेंट इज नॉर्मेटिव। ओके, अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है? एग्जाम में आपको कन्वर्सेशन दिया रहेगा दो तीन लोगों का। ओके, से फॉर एग्जांपल मिस्टर, आपका नाम क्या बेटा? हाँ, आप ही का दो तीन दिनों का आपका हर उत्कर्ष, कोणाचा उत्कर्ष है? अब उत्कर्ष कह रहा है कि इंडिया में बहुत पॉवर्टी है। इंडिया कैन से देयर इज मच पॉवर्टी इन इंडिया। ओके, अब आपका सूरज, अब सूरज कह रहा है कि इंडिया में सिर्फ पॉवर्टी नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट भी है। अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। आपका नाम? ओम, ओम ना? हाँ, ओम कह रहा है कि गवर्नमेंट शुड गिव सब्सिडी और फ्री फूड टू मिनिमाइज पॉवर्टी। और आपका नाम? सम्राट, सम्राट ना? अब सम्राट तो क्या किंग है, ये कह रहे कि गवर्नमेंट शुड गिव मिनिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज या से मिनिमम पे। अनएम्प्लॉयमेंट सब्सिडी वगैरह होता है, पता है आपको? कि अगर कोई पर्सन 3 मंथ से ज्यादा अनएम्प्लॉयड हो तो उसको गवर्नमेंट से कुछ तो कॉम्पनसेशन मिलता है। तो हाँ, क्या कहते हैं उसको? क्या हुआ? क्या है?
₹600 नाही असं काहीतरी मिळतात ऍक्च्युली ₹600 मिळतात काय मग दिले का नाही 18 महिने देणार झालं देशाचं काय खरं नाही अब ये सोचिए जो फ्री का जो बेनिफिट है दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन आवर कंट्री राशन का जो खाना मिलता है फ्री फूड जो मिलता है ये जो फ्री इंटरेस्ट सबवेंशन होता है दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन आवर कंट्री कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं गवर्नमेंट से अब सोचिए पैसे कहाँ से आएंगे ये जो आप ही से गवर्नमेंट वसूल करेगा राइट एंड यहाँ पे तो गवर्नमेंट को पॉलिटिशियंस को पैसे खाने के लिए चांस भी मिलता है कि अगर सपोज कितना 1,500 पर मंथ ना तो 1,500 अगर पर मंथ देना है एंड से 100 पीपल्स आर देयर तो गवर्नमेंट क्या करेगा 100 लोग नहीं दिखाएगा पॉलिटिशियंस दिखाएंगे 1,000 लोग ओके 1,000 लोग दिखाएंगे गवर्नमेंट से इतना पैसा लेंगे सिर्फ 100 लोगों में ये 1,500 का पेंशन बांटेंगे दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन आवर कंट्री एनीवेज हाँ यहाँ पे सम्राट कह रहे हैं कि मिनिमम पेंशन या 1,500 पर मंथ देना चाहिए ओके अब क्वेश्चन इस तरह से कन्वर्सेशन ही आएंगे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सिनारियोस के कन्वर्सेशन आएंगे क्वेश्चन विल बी out of above who is stating a positive statement option A Mr. S option B Mr. Om option C उत्कर्ष और सूरज D none पॉजिटिव स्टेटमेंट कौन दे रहा है यहां पे जस्ट अ सेकंड गाइस यहां पे पॉजिटिव स्टेटमेंट कौन दे रहा है ये दो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट दे रहे हैं ना बिकॉज दे आर एक्सप्लेनिंग व्हाट इज क्वेश्चन कैन बी आउट ऑफ अबव हु इज स्टेटिंग नॉर्मेटिव स्टेटमेंट तो बताइए नॉर्मेटिव स्टेटमेंट कौन दे रहा है ओम एंड सम्राट कि क्या करना है ये बता रहे गेटिंग द पॉइंट तो पॉजिटिव स्टेटमेंट और नॉर्मेटिव स्टेटमेंट पे मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं काम कीजिए जस्ट ये रीड कीजिए आई जस्ट कम बैक हैव यू रेड पॉजिटिव और प्योर साइंस भी कहा जाता है इट एनालाइजेस द कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स इन ऑब्जेक्टिव एंड साइंटिफिक मैनर बट इट डज नॉट इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट ये स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कैन बी लाइक दिस which of the following does not involve value judgment option A positive B normative C both D none वैल्यू जजमेंट किस में इन्वॉल्व नहीं होता पॉजिटिव में राइट नॉर्मेटिव में वैल्यू जजमेंट होता है वैल्यू जजमेंट मतलब क्या आप जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर जज करोगे अपना ओपिनियन बताओगे कि क्या करना चाहिए राइट वैल्यू जजमेंट मींस यू आर जजिंग दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट एंड पॉजिटिव में क्या होता है जस्ट एज इट इज फैक्ट कर रहे हैं हम उसके ऊपर जज नहीं कर रहे यहाँ पे जस्ट फैक्ट बता रहे कि पावर्टी है अब ओम क्या कर रहा है इसको जज करके बता रहे कि फ्री फूड वगैरह देना चाहिए राइट तो हियर देयर इज अ वैल्यू जजमेंट गेटिंग द पॉइंट तो there is no value judgment in positive statement okay in other words it just states what is क्या है वो बता रहा है what ought to be क्या होना चाहिए ये नहीं बता रहा okay ये कौन बताता है हमें नॉर्मेटिव स्टेटमेंट बताता है नॉर्मेटिव साइंस इट इन्वॉल्व्स वैल्यू जजमेंट तो क्वेश्चन एमसीक्यू इस पे इस तरह से बन सकता है आउट ऑफ फॉलोइंग व्हिच इन्वॉल्व्स वैल्यू जजमेंट पॉजिटिव नॉर्मेटिव बोथ नन तो यहाँ पे आंसर क्या होगा नॉर्मेटिव नॉर्मेटिव में वैल्यू जजमेंट होता है ओके वी एनालाइज कि क्या करना चाहिए यहाँ पे राइट इट इज प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कैन बी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर प्रिस्क्रिप्टिव मतलब प्रिस्क्राइब करना कि क्या करना चाहिए
प्रिस्क्रिप्शन मतलब क्या, हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो फैक्ट बताते हैं कि ये प्रॉब्लम है, तो वो क्या देता है हमें, प्रिस्क्रिप्शन देता है। मतलब क्या, वो हमें बताता है कि क्या करना चाहिए, ये मेडिसिन लो, ये टैबलेट्स लो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इट इज अ प्रिस्क्रिप्टिव नेचर, इट प्रिस्क्राइब्स कि क्या करना चाहिए, ओके। एंड सजेस्ट व्हाट शुड बी a particular course of action under a government, sorry, under given circumstances. So welfare considerations are embedded in normative statement. ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है। Welfare considerations are embedded in dash statement. Positive, normative, both, none. Options: positive, normative, both and none. The answer will be normative. तो यहाँ पे देखिए, आप कह रहे थे कि फ्री फूड देना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना है, मिनिमम पेमेंट देना है, ये क्या है, सारे वेलफेयर कंसिडरेशंस है, राइट। तो वेलफेयर कंसिडरेशन एम्बेडेड होते हैं नॉर्मेटिव स्टेटमेंट में, मतलब इन्वॉल्व होते हैं नॉर्मेटिव स्टेटमेंट में। हैव यू अंडरस्टूड दिस? ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अब तक के डिस्कशन में, ओके। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? अब हमने तो पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव का मीनिंग समझा, बिजनेस इकोनॉमिक्स सिर्फ फैक्ट बताएगा या क्या करना है वो भी बताएगा, क्या करना है वो भी बताएगा, राइट। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज जनरली नॉर्मेटिव और प्रिस्क्रिप्टिव नेचर। इकोनॉमिक्स तो हमें फैक्ट बताता है, उसका इंप्लीकेशन बिजनेस में कैसे करना है, क्या करना है, ये हमें बिजनेस इकोनॉमिक्स बताएगा। तो दिस इज ऑल्सो एन क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड फॉर योर एग्जाम। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज पॉजिटिव, नॉर्मेटिव, बोथ, नन। इट इज अ नॉर्मेटिव, वो क्या करना है वो हमें बताएगा स्पेसिफिकली, ओके। It suggests application of economic principles with regard to policy formulation, decision making and future planning. तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन, डिसीजन मेकिंग या फ्यूचर प्लानिंग के लिए कैसे आपको डिसीजन लेना है या कैसे वो सारे फैक्ट्स आपको हेल्प करेंगे और क्या करना चाहिए, ये हमें बिजनेस इकोनॉमिक्स सिखाएगा। Therefore, from that point of view, business economics is normative in nature. Have you all understood this much? So this was nature, right from start again. कितने points हमने discuss किए? First, it is a science, it is as well as art. तो ये दो points. It is based on microeconomics. It incorporates macro analysis. Fourth point. Then it uses theory of market and private enterprise. Fifth, it is realistic in approach. Sixth, and interdisciplinary in approach. ये seventh and eighth जो है कि business economics is normative in nature. तो ये 8 पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके ऊपर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्वेश्चंस आएंगे। Once we complete with this discussion of all the points, तो हम देखेंगे इस टॉपिक के ऊपर किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं फ्रॉम योर स्टडी मॉड्यूल एज वेल एज जो क्वेश्चन बैंक जो आपको मिलेगी, तो दैट आल्सो फ्रॉम दैट विल सी कि हाउ द क्वेश्चंस आर बीन आस्क्ड, ओके। क्वेश्चन बैंक में जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था कि सारे एग्जाम के क्वेश्चंस कंपाइल्ड है, स्टडी मॉड्यूल एज वेल एज एग्जाम क्वेश्चंस के अगर आप प्रैक्टिस करते हो उससे बाहर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ओके। यहां तक कोई डाउट? कैन वी प्रोसीड फर्दर? चलो, now next part is scope of business economics. यहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरनल इश्यूज क्या क्या है एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सटर्नल इश्यूज क्या क्या है, ओके। जब हम बात कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, कैन आई कॉल इट एज इंटरनल इश्यूज? माइक्रो मतलब क्या, एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। यहां पे भी देखिए ये सारे प्राइसिंग, सप्लायर, अपना कॉम्पिटिटर, बैंक, इन्वेस्टमेंट कितना करना है, एम्प्लॉइज क्या होने चाहिए, कैन आई कॉल दिस एज इंटरनल इश्यूज? तो ये इंटरनल डिसीजन मेकिंग है, इट फॉर्म पार्ट ऑफ माइक्रो, ओके। एंड मैक्रो मतलब क्या, ये सारे एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होंगे। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब हम बात करें किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की तो उसके लिए माइक्रो क्या होंगे, सारे इंटरनल इश्यूज या ऑपरेशनल डिसीजंस, राइट। जैसे ईपी अगर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो यहाँ पे फाउंडेशन की फीस क्या रखे, ये मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंटरनल इशू है, राइट। नोट्स किस तरह से दे, ये मेरे लिए इंटरनल इशू है, राइट। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, प्रोजेक्टर पे सिखाऊं या ब्लैक स्क्रीन पे या बोर्ड पे सिखाऊं, ये इंटरनल डिसीजन है। दीज आर ऑल अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये जो इंटरनल इश्यूज है उसके लिए गाइडिंग पॉइंट्स क्या क्या है ये हमें सीखना है, ओके। तो देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज आल्सो कंसीडर्ड एज इंटरनल इश्यूज, मैक्रो इकोनॉमिक्स आर एनवायरमेंटल और एक्सटर्नल इश्यूज। Therefore, the scope of business economics may be discussed in above two heads. One is internal issues or operational issues. तो यहाँ पे ये पॉइंट तो डिस्कस करेंगे, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ से स्टार्ट करेंगे।
फर्स्ट क्या देखे, डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। इसके बारे में हमने चर्चा ऑलरेडी किया है। मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था मेरे क्लाइंट का कि हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू फोरकास्ट द डिमांड। फोरकास्ट करना मतलब क्या, फ्यूचर प्रेडिक्ट करना। जब भी आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो क्या आपको फ्यूचर प्रेडिक्ट करना है, या विदाउट प्रेडिक्टिंग डायरेक्टली आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते ना, आपको प्रेडिक्ट करना होगा। जो मैंने एग्जांपल शेयर किया था मेरे क्लाइंट का कि उन्होंने क्रोर्स में इन्वेस्ट किया, लेकिन ये फोकस ही नहीं किया, ये फोरकास्ट ही नहीं किया कि कितना सेल एक्सपेक्टेड है। तो अगर मैं 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूं तो एटलीस्ट 12 करोड़ तो अर्न करना होगा, राइट? अगर 12 करोड़ अर्न करना है तो नंबर ऑफ यूनिट सेल कितना करना होगा, ये मुझे आइडेंटिफाई करना होगा। दिस इज व्हाट फोरकास्टिंग ऑफ द डिमांड, राइट? जब भी बिजनेस में कोई भी डिसीजन ले रहे हो, आपको क्या करना है, पहले डिमांड फोरकास्ट करना है। सिंपल सा एक एग्जांपल ईपीए का भी शेयर कर सकता हूं। आपको पता है कि ईपीए स्टार्ट यहाँ पे स्टार्ट होने से पहले हमने शायद से बताया भी था, शाहपुरी में अपने क्लास रूम्स थे, पता है आपको? शाहपुरी में जो स्टेशन रोड है ना, उसके पास में ही था, उषा टॉकीज के सामने था प्रीमाइसेस। वहां पे 2 क्लासरूम थे, बस छोटे से 2 क्लासरूम थे, एंड उसका रेंट 30,000 के आसपास मंथली था, 30,000 मंथली था, ओके। एंड वहां पे प्रॉब्लम क्या आ रहा था कि फाउंडेशन में जब नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा है, अभी ये जो बैच होते हैं आपकी मई के लिए, उसके लिए बहुत कम होते हैं, लेकिन प्रीवियस बैच में शायद से आपको पता रहेगा कि मोर देन 100 स्टूडेंट्स वेयर देयर। तो अगर इतने स्टूडेंट्स आए तो वहां पे अकोमोडेट करना पॉसिबल नहीं था, ओके। तो वी वर कंसिडरिंग कि हमें एक दूसरी प्रीमाइसेस सर्च करनी। तो हमें ये प्रीमाइसेस मिली उस टाइम। ये प्रीमाइसेस मतलब ये पूरा एक बड़ा हॉल था टिल आर केबिन, एंड वहां पे एक दूसरी क्लासरूम थी, यहाँ पे लिफ्ट था, यहाँ पे, ओके। ये जो जगह है ना, अभी यहाँ पे आप टाइल्स देख सकते हो, थोड़ा सा डिफरेंट टाइल्स है वहां पे, तो वहां पे लिफ्ट था एक्चुअली। तो ये प्रीमाइसेस लेना या नहीं लेना है, हमें पहले डिसीजन लेना था, ओके। अब ये प्रीमाइसेस अगर ले तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो अपना वहां पे 30,000 का रेंट था, वो लगभग 1 लाख रुपए का रेंट होगा यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे जो हम फिलहाल रेंट पे करते हैं, टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह इंक्लूड करके मंथली 1 लाख रुपए पे करते हैं। तो ये हमें डिसीजन लेना था कि 30,000 से डायरेक्टली 1 लाख पे जंप करे या ना करे, राइट? ऑब्वियसली कुछ तो कैलकुलेशन करना होगा, रैंडमली विदाउट कंसिडरिंग। क्या हम इतना बड़ा डिसीजन ले कि 1 लाख मतलब 12 लाख तो फिक्स्ड अपना ये एक्सपेंडिचर है, बाकी का तो जो स्टाफ का सैलरी, मार्केटिंग वगैरह, ये तो डिफरेंट खर्च है। तो ये डिसीजन लेना था कि इस प्रीमाइसेस में शिफ्ट करे या ना करे, ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ये लिफ्ट ये कोई काम की नहीं थी, तो हमें क्या करना था, इसके ये ब्रेक करके वहां पे फ्लोरिंग करना था। ये वॉल नहीं थी, यहाँ पे वॉल कंस्ट्रक्ट करनी थी, वहां पे क्लासरूम्स क्रिएट करने थे, केबिन करने थे। तो मोटा मोटी लगभग 10 लाख रुपए का खर्चा था एक एक्सपेक्टेड। अब हमें डिसीजन लेना था कि हमें ये खर्चा करना है नहीं करना है, राइट? तो विदाउट कैलकुलेशन क्या रैंडमली कोई भी बिजनेस का हम डिसीजन ले सकते हैं? नहीं ले सकते। तो हमने क्या किया रहेगा, हमने कुछ तो कैलकुलेशन किया रहेगा कि अगर हम इस प्रीमाइसेस में शिफ्ट करें तो एटलीस्ट बेस्ड ऑन इतने साल का एक्सपीरियंस, इतने साल से जो क्लास चला रहे थे, तो हमें पता था ना कि इंटर में कम से कम इतने स्टूडेंट्स आएंगे, फाउंडेशन में मिनिमम दिस मच स्टूडेंट्स विल बी देयर, राइट? तो हमने कैलकुलेशन किया कि अगर इस प्रीमाइसेस में शिफ्ट करते हैं तो पर बैच, यानी कि फर्स्ट जो बैच होगी विच विल बी स्टार्टिंग इन मंथ ऑफ से मार्च अप्रैल, एंड जो सेकंड बैच होगी जो अक्टूबर या नवंबर में स्टार्ट होगी, इन दैट बैच नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आएंगे फाउंडेशन में, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आएंगे इंटर में। तो ये हमने क्या किया था, फोरकास्ट किया था, राइट? हमने एक मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फोरकास्ट किए थे। अब ये फोरकास्टेड फिगर के बेसिस पे हमने फीस कैलकुलेट किया रहेगा, तो टोटल रेवेन्यू कितना मिलेगा ये हमने कैलकुलेट किया रहेगा। वेदर दैट रेवेन्यू इज सफिशिएंट टू पे ऑल दिस ऑब्लिगेशंस एक्सपेंडिचर, ये हमने कैलकुलेशन किया। एंड ये पे होने के बाद अपने लिए भी कुछ बचना चाहिए, नहीं तो ऐसा ना हो कि 12 लाख कमाया, 12 लाख रेंट पे पिया, अपने पास क्या बचा, तंबूरा। ऐसे तो नहीं होना चाहिए। तो कुछ तो कैलकुलेशन करना है कि ये सारे एक्सपेंडिचर पे करने के बाद अपने पास कुछ तो प्रॉफिट रहना चाहिए। अब ये जब सारा कैलकुलेशन होने के बाद जब लगा कि हाँ सफिशिएंटली उतना कमा सकते हैं कि आफ्टर पेइंग ऑल दिस एक्सपेंडिचर जो कंसिडरेबल अमाउंट है वो अपने पास बैलेंस रहेगा, तो देन वी हैव टेकन अ डिसीजन। तो कैन आई से कि शिफ्टिंग ऑफ दिस प्रीमाइसेस के पहले हमने ये फोरकास्टिंग ही किया रहेगा, ये फोरकास्टिंग ही किया रहेगा, डिमांड फोरकास्टिंग की कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक्सपेक्टेड है, राइट? तो व्हाट आई वांट टू हाईलाइट द पॉइंट इज कि जब आप बिजनेस कर रहे हो तो बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन यू हैव टू एनालाइज कि जो प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं उसका डिमांड कितना होगा, राइट? आज के रेट में मैं बहुत जगह देखता हूं कि बिजनेस स्टार्ट करते विदाउट इवन कैलकुलेशन। ये सोचते नहीं कि कौन से लोकेशन में हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, वहां पे कस्टमर्स आएंगे या नहीं आएंगे, ये सोचते नहीं है। मतलब कितने जगह मैंने देखा है कि रेस्टोरेंट बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वहां पे आजू बाजू में इंडस्ट्रियल एरिया है एंड वहां पे आप फास्ट फूड स्टार्ट कर रहे हो,
ओके या एकदम आइसोलेटेड एरिया, वहां पे आप एकदम लैविश रेस्टोरेंट स्टार्ट कर रहे हो, नहीं चलेगा। यहाँ पे भी ये जो प्रीमाइस है, अब इसके नीचे जो नया होटल हुआ है, आपने देखा है वो मावरा, यहाँ पे रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। इसके पहले आपको पता है 3 होटल आए थे, 3 होटल, 3 होटल बंद होकर के अब ये चौथा होटल है, ठीक है। एंड मुझे लगता है ये चलेगा, लेकिन इससे पहले जो आया था फ्लेम्स करके था एक रेस्टोरेंट, वो हमने जब स्टार्ट हुआ था तभी हमने प्रेडिक्ट किया था ये नहीं चलेगा यहाँ पे। क्यों नहीं चलेगा? रीजन बीइंग, फर्स्ट थिंग, यहाँ पे आजू बाजू में एज सच कॉलेज या से यंगस्टर्स के लिए हैंग आउट करने के लिए प्लेस नहीं है, राइट। मतलब यहाँ पे ऐसे नहीं कि कॉलेज के स्टूडेंट्स क्राउड करेंगे, ओके। सेकंड थिंग, यहाँ पे सब कुछ फास्ट फूड था, ओके। मतलब जो डिनर या लंच होना चाहिए वो नहीं था, फास्ट फूड था। एंड थर्ड थिंग, दैट टू प्राइस वाज वेरी हाई, ओके। तो आपको ये चेक करना है कि जिस एरिया में हम बिजनेस कर रहे हैं, जिस सेक्टर में बिजनेस कर रहे हैं, वहां पे कस्टमर्स आएंगे या नहीं आएंगे। एंड विदाउट थिंकिंग उन्होंने इतना लैविश इंटीरियर किया था, वो फ्लेम जो पहले होटल था उसका एकदम लैविश इंटीरियर किया था। इंस्टेड ऑफ दैट आप सोचिए कि यहाँ पे आपको पता है, आपको जब भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो आपको एनवायरमेंट स्टडी करना है आपका, बराबर है कि नहीं। जब आपको पता है यहाँ पे कि ऊपर क्लास है, तो बच्चे जब आएंगे तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अभी इंटर के भी सुबह 8 बजे आते हैं, राइट। तो घर से ब्रेकफास्ट नहीं मिलता, बहुत सारे बच्चे तो बाहर से आते हैं, राइट। अभी आपकी बैच तो लिमिटेड है, जैसे कि मैंने कहा कि प्रीवियस बैच देयर वर ऑलमोस्ट 120 स्टूडेंट्स, जिसमें से ऑलमोस्ट 50-60 स्टूडेंट्स वर फ्रॉम अदर सिटी। तो ये जब बच्चे बाहर से आएंगे तो उनको नाश्ता करने के लिए रिक्वायरमेंट होता है, राइट। तो वहां पे अगर उन्हें छोटा मोटा अगर से ब्रेकफास्ट का भी सेंटर या काउंटर ओपन किया रहता, दैट वुड हैव मेड ह्यूज प्रॉफिट, राइट। तो जब आप बिजनेस कर रहे हो आपको एनवायरमेंट देखना है, एंड बेस्ड ऑन दैट एनवायरमेंट की डिमांड फोरकास्ट क्या होगा ये स्टडी करना है, राइट। आज के डेट में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में आप देख सकते हो, अर्लियर एक कल्चर था एकदम लैविश एम्बियंस होना चाहिए, अर्लियर ये कल्चर था। अभी मोस्टली हम अगर रिजॉर्ट की बात करें तो मोस्टली जो कल्चर है वो विलेज टाइप के कल्चर अभी आ रहे हैं। अगर आपने कोई भी रिजॉर्ट देखा तो लोगों को क्या चाहिए, अभी रिलैक्सेशन करने के लिए जगह चाहिए, ओके। एंड रिलैक्सेशन भी दैट टू इन टाइप ऑफ रूरल प्लेसेस जहां पे मन की शांति हो। क्योंकि अब क्या है, लोगों का सिटी में जो वर्क फ्रस्ट्रेशन है बहुत ज्यादा हो चुका है, तो पीपल आर फाइंडिंग द प्लेस वेयर दे कैन गो एंड रिलैक्स, ओके। तो आज के डेट में जैसे कि आप वो कौन सा है अभी, कड़म्बा में एक है ना, क्या है उसका नाम मुझे याद नहीं अभी, मोस्टली रूरल टाइप, बैलगाडीतनं त्यांना फिरवतात, शेतात घेऊन जातात, शेतीचं पण काम करून घेतात तुमच्याकडनं, आणि त्याच्यासाठी आपण पैसे भरतो ऍक्च्युअली, नाम मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये अभी ये कल्चर स्टार्ट हो रहा है, बहुत सारे रेस्टोरेंट या रिजॉर्ट मैंने देखे जहाँ पे रूरल टाइप का एम्बियंस किया जाता है। अब रूरल टाइप का एम्बियंस मतलब क्या, एकदम साधं सिंपल खर्च कमी करून कौलारू घर टाइप करायचं, राइट। अब इसमें इन्वेस्टमेंट भी कम होता है एंड पीपल आर लाइकिंग दैट। तो वी हैव टू फोरकास्ट, वी हैव टू एनालाइज कि लोगों की इच्छा क्या है, ओके। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो जब आप बिजनेस कर रहे हो यू हैव टू एनालाइज कि व्हाट पीपल वांट्स एंड यू हैव टू फोरकास्ट कि कितना सेल होगा अपने प्रोडक्ट का, ओके। तो डिमांड एनालिसिस पर्टेन्स टू बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर। देखिए एनालिसिस एंड फोरकास्ट में डिफरेंस है। एनालिसिस में हम क्या कर रहे हैं, कंज्यूमर का बिहेवियर स्टडी कर रहे हैं। फोरकास्ट में हम क्या कर रहे हैं, हम ये स्टडी कर रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल होंगे, ओके। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। तो एनालिसिस इट पर्टेन्स टू बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर्स इन द मार्केट, एंड डिमांड फोरकास्टिंग मतलब एक टेक्निक है जिसमें हम फ्यूचर प्रेडिक्ट करेंगे कि कितना डिमांड होगा गुड्स के लिए, ओके। एंड सर्विस ऑन द बेस ऑफ पास्ट बिहेवियर ऑफ द फैक्टर्स विच अफेक्ट डिमांड। तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि रेस्टोरेंट इंडस्ट्रियल एरिया हो तो वहां पे फास्ट फूड नहीं चलेगा, तो हम क्या स्टडी करते हैं, बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर, एंड बेस्ड ऑन दैट बिहेवियर हमें ये प्रेडिक्ट करना है कि कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल किया जाएगा। Are you all getting the point? Have you understood the demand analysis and demand forecasting? Demand analysis मतलब याद क्या रखना है, studying the behavior pattern of consumer. Demand forecasting फ्यूचर में कितने यूनिट्स डिमांड होगा ये प्रेडिक्ट करना, मतलब डिमांड फोरकास्टिंग। इसके ऊपर तो पूरा ऑलमोस्ट आधा चैप्टर है, डिमांड फोरकास्ट करे कैसे। हमने बस यही कहा ना कि प्रेडिक्ट करना है, लेकिन प्रेडिक्ट करने के लिए भी कुछ तो मेथड्स होने चाहिए, सर्वे कैसे करना है या स्टैटिस्टिकल मेजर्स क्या क्या है। तो जो आप नेक्स्ट चैप्टर है डिमांड पे, उस पे आधा चैप्टर है कि फोरकास्टिंग कैसे करना है आपको। हैव यू अंडरस्टूड दिस फर्स्ट पॉइंट? सेकंड, कैन वी डिस्कस ना फर्दर? कितना हो जाए अभी, 4:10, ठीक है। एक पॉइंट डिस्कस करते हैं, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस। जब आप प्रोडक्शन कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कर रहे हो,
बताइए मुझे ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। आप इनपुट यानी कि क्या करोगे, रॉ मटेरियल परचेस करोगे, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करेंगे एंड आउटपुट जनरेट करेंगे, राइट। तो मुझे बताइए इनपुट मैक्सिमम परचेस करे या मिनिमम परचेस करे। रॉ मटेरियल मैक्सिमम यूज करके आउटपुट मैक्सिमम करना है, या रॉ मटेरियल मिनिमम यूज करके आउटपुट मैक्सिमम करना है, या रॉ आउटपुट मिनिमम करना है। रॉ मटेरियल मैक्सिमम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, एंड आउटपुट क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। मतलब जब आप प्रोडक्शन कर रहे हो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन से रॉ मटेरियल है जिसकी वजह से मिनिमम रॉ मटेरियल यूज करके हम मैक्सिमम आउटपुट जनरेट कर सके, दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई, ओके। एंड कॉस्ट एनालिसिस। अब देखिए जब आप बिजनेस कर रहे हो तो कॉस्ट आपको एनालाइज करना होगा। कॉस्ट मतलब इसमें फिक्स्ड कॉस्ट हो सकता है या वेरिएबल कॉस्ट हो सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय फिक्स्ड कॉस्ट एंड व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल कॉस्ट? कभी जिंदगी में स्टडी किया हो आप फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? नेम इटसेल्फ सजेस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, वो कॉस्ट जो फिक्स है। वेरिएबल कॉस्ट क्या है, वो कॉस्ट जो वेरिएबल है, ठीक है नहीं, जो चेंज हो सकती है। ओके, एज एन एग्जांपल फिक्स्ड कॉस्ट का एग्जांपल, वेरिएबल कॉस्ट का एग्जांपल यू कैन कंसीडर, इमेजिन कि कोई एक बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस या ईपीआई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंसीडर करो। मान के चले आप ईपीआई के मालिक हो, ठीक है, मान के चले। फिक्स्ड कॉस्ट का एग्जांपल एंड वेरिएबल कॉस्ट का एग्जांपल। देखिए वेरिएबल कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट जो आपके रेवेन्यू के हिसाब से चेंज होगा। मेरा अगर रेवेन्यू बढ़ता है तो मेरा ये कॉस्ट भी बढ़ेगा, राइट। रेवेन्यू कम होता है तो कॉस्ट भी कम होगा। लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट है जो रेवेन्यू के बेसिस पे डिपेंड ही नहीं करता, ये फिक्स ही रहेगा। एग्जैक्टली रेंट, जैसे कि मैंने कहा कि लगभग 1 लाख रुपए हम पे करते हैं तो साल का 12 लाख मेरा रेंट है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 100 आए, 200 आए या 0 आए, मुझे रेंट पे करना है, राइट। अब क्या मैं ओनर को कह सकता हूँ कि इस बैच में मुझे कम स्टूडेंट्स आए तो मैं इस मंथ में रेंट ही नहीं पे करूंगा, या कह सकते कि आप ज्यादा स्टूडेंट्स आए तो ज्यादा रेंट पे करेंगे? ऐसे तो नहीं होता, रेंट ये फिक्स ही रहता है इरिस्पेक्टिव ऑफ माई रेवेन्यू, राइट। तो यहाँ पे रेंट, सैलरी, एम्प्लॉयज की सैलरी ये भी फिक्स ही होगा, राइट। वेरिएबल कॉस्ट, अगर हम ईपीआई एज एन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो नोट्स की कॉस्ट ये मेरा वेरिएबल होगा, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उतना मेरा प्रिंटिंग कॉस्ट होगा। अगर स्टूडेंट्स इंक्रीज होता है तो रेवेन्यू इंक्रीज होगा, नोट्स कॉस्ट भी इंक्रीज होगा, राइट। सिमिलरली टू सम एक्सटेंट आई कैन से इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी, क्योंकि जितने ज्यादा नंबर ऑफ बैचेस उतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन। अगर यहाँ पे बैच ही कंडक्ट ना करो तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम आएगा, राइट। सो दिस एन वेरिएबल एक्सपेंसेस। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करे तो आपका रॉ मटेरियल इनपुट ये क्या है, आपका वेरिएबल कॉस्ट। जितना आपका आउटपुट बढ़ेगा उतना ही आपका रॉ मटेरियल इंक्रीज होगा। सपोज आउटपुट जो है 10 लाख यूनिट्स है तो इनपुट भी 10 लाख यूनिट होगा। आउटपुट 12 लाख कर रहे हो तो परचेज भी हमें रॉ मटेरियल 12 लाख करना होगा। तो जिस मैनर में आउटपुट इंक्रीज होगा उसी मैनर में आपका इनपुट भी इंक्रीज होगा। सो दिस इज एन वेरिएबल कॉस्ट। जब आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको एनालाइज करना है कि फिक्स्ड कॉस्ट कितना होना चाहिए, वेरिएबल कॉस्ट कितना होना चाहिए, एंड आपको डिसीजन लेना है कि वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा होना चाहिए या फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा होना चाहिए। अगेन टू शेयर विद सेम आवर बिजनेस एग्जांपल ओनली, ईपीए मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आने से पहले अपनी बैच हुआ करती थी शाहूपुरी में। शाहूपुरी के पहले हम क्लास कहाँ पे लेते थे, अब बहुत जगह हमने चेंज किया। एक टाइम तो ऐसा था कि पर आवर के बेसिस पे हमने रेंट पे लिया था, मतलब एक क्लासरूम जहाँ पे पर आवर हमें रेंट पे करना होता था। लेकिन जब हमने कोचिंग स्टार्ट किया था, मेरी पहली बैच मैंने स्टार्ट की थी जब मैं सीए भी नहीं था, मतलब मैंने सीए की एग्जाम दी थी। एग्जाम कंप्लीट होने के बाद रिजल्ट जो था वो लगभग 2 मंथ्स 2.5 मंथ्स के बाद रहता है, राइट। तो मैंने उस टाइम बैच स्टार्ट की थी एंड मेरा रिजल्ट आने के बाद मेरा सबसे पहले फेलिसिटेट मेरे स्टूडेंट्स ने ही किया था, ओके। तो जो पहली बैच हमने स्टार्ट की थी उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने पता है आपको? 2, सिर्फ 2 स्टूडेंट से स्टार्ट किया था। फाउंडेशन तो दूर की बात है, हम सीए फाइनल से स्टार्ट किया था। हमने सीए फाइनल पहले लेते थे, उसके बाद हमने इंटर स्टार्ट किया, उसके बाद हमने फाउंडेशन पे स्टार्ट किया। उल्टा है, नॉर्मली कोई भी क्लास पहले फाउंडेशन देन इंटर एंड देन फाइनल स्टार्ट करते हैं। हमने स्टार्ट किया था फाइनल से, उसके बाद इंटर की बैच ली एंड सम लास्ट 4-5 ईयर्स हमने फाउंडेशन स्टार्ट किया। नहीं तो उससे पहले हम फाइनल एंड इंटर ही लेते थे, ओके। बट अभी टाइम की वजह से फाइनल हमने डिसकंटिन्यू किया। अब उस टाइम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे? बस 2 थे, ओके। अब जिस प्रीमाइसिस में क्लास लेता था
तो वो जो प्रीमाइसिस था, वो मेरे एक फ्रेंड था, उसके ऑफिस के केबिन में हम क्लास लेते थे, तो उसको भी रेंट पे करना था, राइट। अब रेंट कैसे होना चाहिए बताइए मुझे। यहाँ पे जब हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत कम है इनिशियल डेज में, सपोज अपने पास ऑप्शन है 10,000 पर मंथ और 40% ऑफ स्टूडेंट फीस रेंट पे करना है, कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहिए, 10,000 या 40% ऑफ स्टूडेंट फीस। इनिशियल डेज की बात कर रहा हूं, 2 या 3 स्टूडेंट्स है, 40%, क्योंकि उस टाइम हमें पता नहीं था कि नेक्स्ट बैच होगी भी नहीं होगी, या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएंगे भी या नहीं आएंगे। सपोज 2 स्टूडेंट्स है, उसमें से भी एक निकल गया एंड 10,000 में फीस रेंट पे करूं तो लॉस होगा, राइट। अगर मैं 40% पे करता हूं तो लॉस होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर एक स्टूडेंट आता है तो उसका 40% मुझे पे करना होगा, 10,000 सपोज फीस है तो 4,000 मुझे रेंट पे करना है। अगर एक भी स्टूडेंट नहीं आता तो रेंट कितना है, 0 होगा, राइट। लेकिन अगर मैंने 10,000 पर मंथ पे अगर प्रीमाइसिस लिया रहता फिक्स्ड कॉस्ट के बेसिस पे, तो यहाँ पे लॉस होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा थी, राइट। तो हमने भी यही किया था, हमने ओनर को कहा था कि जो स्टूडेंट्स है उसके बेसिस पे हम फीस पे करेंगे। अगर एक स्टूडेंट आता है तो उसका 40% हम पे करेंगे, अगर 4 स्टूडेंट आते हैं तो उसका 4 स्टूडेंट का जो रेवेन्यू आएगा उसका 40% हम पे करेंगे। ये हमने इनिशियल डेज में इसी तरह स्टार्ट किया था। कैन आई से दिस एज वेरिएबल कॉस्ट। जैसे रेवेन्यू बढ़ेगा वैसे ही मेरा एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। तो एट द इनिशियल डेज हमने ये डिसीजन लिया था कि हम वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा यूज करेंगे, फिक्स कॉस्ट ज्यादा यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि फिक्स कॉस्ट अगर मैं यूज करूं तो देयर इज अ रिस्क कि लॉस में जा सकता है मेरा बिजनेस, राइट। बट नाउ टेल मी, अगर आज के रेट में जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 120 के आसपास है, ये एक बैच की बात करें, सेकेंड बैच में से नॉर्मली 40-50 के आसपास होते हैं स्टूडेंट्स, तो ऑलमोस्ट 170-180 एक साल में फाउंडेशन के बच्चे, इंटर के बच्चे अलग, राइट। अब मुझे अगर कहा जाए कि 40% ऑफ फीस पे करो तो क्या मैं तैयार हूंगा? नहीं, मेरा ज्यादा नुकसान होगा। अब भले 1 लाख रुपए मैं मंथली फीस पे करूं, लेकिन ये कांस्टेंट है अभी। क्यों? अब एक स्टूडेंट भी अगर इंक्रीज होता है तो उसका जो रेवेन्यू मेरा डायरेक्ट प्रॉफिट है, मेरा 1 लाख जो कॉस्ट है ऑलरेडी से 4 बच्चों ने रिकवर कर लिया है, 31,000 फीस है आपकी, बराबर। 3 बच्चे भी आते हैं तो मेरा 1 लाख का मंथ का रेंट रिकवर हो जाता है। व्हाट आई वांट टू से इज कि अब आई विल नॉट गो फॉर वेरिएबल कॉस्ट, नाउ आई विल बी प्रेफरिंग फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि अब मुझे पता है कि एक बार मेरा रेंट का रेवेन्यू रिकवर हो जाए, उसके ऊपर जो मेरा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बेसिस पे जो फीस मिलेगी वो डायरेक्टली प्रॉफिट होगा, राइट। हियर बाय गिविंग आवर एग्जांपल व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच इज कि बिजनेस में डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, ओके। तो अब हमने डिसीजन लिया कि वी विल बी गोइंग फॉर मोर ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, विल नॉट बी गोइंग मोर ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। गेटिंग द पॉइंट? एक बार बिजनेस स्टेबल हो तो नॉर्मली हम ज्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं, राइट। तो ये क्या है? ये कॉस्ट एनालिसिस है। तो आपको एनालाइज करना है कि आपका कॉस्ट किस तरह से है, तो ज्यादा वेरिएबल कॉस्ट होना चाहिए या फिक्स कॉस्ट होना चाहिए, ये आप एनालाइज करके डिसीजन ले सकते हो। हैव यू अंडरस्टूड द पॉइंट? चलिए इसके आगे का डिस्कशन हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ओके। टुडे मोस्टली आई विल शेयर विद यू दैट पीडीएफ सो यू कैन स्टार्ट समराइजिंग द पॉइंट, सो दैट दिस इज द लास्ट पार्ट। वंस वी कंप्लीट विद दिस, तो उसके बाद सेकेंड यूनिट एक्चुअली स्टार्ट करेंगे, एंड वंस वी कंप्लीट विद द सेकेंड यूनिट विल बी डायरेक्टली डिस्कसिंग द क्वेश्चन आंसर्स, ओके। तो नोट्स आप इमीडिएटली समराइज करना स्टार्ट करो द मोमेंट आई विल शेयर यू, ओके। विल कंक्लूड फॉर नाउ। चलो विल मीट टुमारो, ओके।